बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एप्रोप्रिएशन एंड सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने इसको कवर किया था, जो ये हमारा टॉपिक है। और ये जनरल फाइनेंशियल रेगुलेशन जो हैं GFR, वहाँ से हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। और इसकी जो इतने लंबे लेक्चर नहीं होंगे, मैं छोटे लेक्चर इस पे कवर करूँगा। और इसके लेक्चर्स भी पहले मेरा आइडिया था कि 5-6 बनेंगे, लेकिन वो थे कि 30-40 कम से कम आप पेजेस पर लेक्चर पढ़ें तो। लेकिन मैंने अब ये डिसाइड किया क्योंकि रमज़ान भी है और थोड़ा सा चीज़ें रूटीन में उस हिसाब से नहीं है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी बोरिंग फील करते हैं जब लेक्चर लंबा हो जाता है। तो उसको हम सिर्फ 10 से 11 स्लाइडें पढ़ा करेंगे। तो छोटी स्लाइडें होंगी, जितना आप पढ़ें उतना ही 2-4 पॉइंट्स जितने होंगे वो याद हो जाएंगे। इस तरीके से याद करना भी आसान रहेगा और इसको मेरे लिए भी मैनेज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो एप्रोप्रिएशन एंड सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पार्ट 3। सबसे पहले एक बार फिर मैं बता दूं कि एप्रोप्रिएशन, री एप्रोप्रिएशन एंड सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होते क्या हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि जो एक दफ़ा गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट को फ़ंड दे देती है, इट्स मीन कि वो फ़ंड एप्रोप्रिएट हो गए, एलोकेट हो गए। री एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि अगर उसी जो डिपार्टमेंट को फ़ंड दिए गए, उसने जिस मकसद के लिए लिए थे वो मकसद पूरा हो गया, लेकिन फ़ंड बच गए। अब वही फ़ंड जो है किसी और मकसद के लिए उसी डिपार्टमेंट ने इस्तेमाल करने, तो उसको क्या कहते हैं, जो प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है उसको एक हेड से दूसरे हेड की तरफ लेके जाने का, उसको एक्सपेंस करने के लिए, तो उसको कहते हैं प्रॉपर ऑथराइजेशन के थ्रू जो होता है री एप्रोप्रिएशन। और ये दोनों प्रोसेस हो जाते हैं जब आपके पास फ़ंड ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स वो होती हैं जब आपके जो मौजूदा आपको पहले फ़ंड मिल चुके थे वो ख़त्म हो गए, अब मज़ीद आपको फ़ंड चाहिए, तो उसके लिए आपने मज़ीद कोई ग्रांट लेनी होती है, तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। उसकी भी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं जिसको हम पहले सरसरी तौर पर कि 1-2 जगह पे पढ़ भी चुके हैं, लेकिन हम डिटेल में वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को भी कवर करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो है एस्टीमेट्स ऑफ फ्रेश चार्जेस। फ्रेश चार्जेस का मतलब ये होता है, और ये नॉन डेवलपमेंट है। एक डेवलपमेंट होते हैं फ़ंड, एक नॉन डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट वाले फ़ंड होते हैं वो होते हैं जो बड़े बड़े आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको साल चलते हैं, या जिसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बिज़नेस की ज़ुबान में कहते हैं, वो होते हैं डेवलपमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं। जो नॉन डेवलपमेंट के होते हैं वो करंट एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी रेवेन्यू नेचर के होते हैं, जो डे टू डे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। अच्छा, जब आप एक साल के लिए बजट मांगते हैं अपनी किसी डिपार्टमेंट के लिए, तो उसकी फोरकास्ट जो होती है, आप हिस्टोरिकल जो कास्ट होती है उसको माइंड में रखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। उसमें थोड़ी बहुत कहीं रिडक्शन हो, इंक्रीज़ हो, लेट्स सपोज कोई आपका एम्प्लॉय था वो रिटायर हो रहा है, नई हायरिंग नहीं हो रही, तो उसके लिए आप जो कंसीडर करते हैं वो होता है नॉर्मल, आपके लिए आप बजट एस्टीमेट भेजते हैं। जो आपका अंदाज़ा होता है आने वाले पीरियड के लिए, वो अपना एक एस्टीमेट आप भेजते हैं कि पिछले साल या जो पिछला गुजरा साल 2-3 है उसमें हमारी ये फंड्स की कंजम्पशन है, जो जिसमें ऐसे एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये तो हमारे पक्के पक्के हैं, और इन एलिमेंट्स को देखते हुए हमने जो एस्टीमेट किया उसको कहेंगे बजट एस्टीमेट। अच्छा, जब बजट एस्टीमेट आपने दे दिया तो उसके बाद आपको कुछ नए हेड जो हैं वो चाहिए, आपको नए फंड चाहिए, नई आपके पास कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है। तो उस मद में आपको जो नॉन डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए होंगे उसको आप कहेंगे फ्रेश चार्जेस, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो पहले आपके पास कंटिन्यू नहीं थी, नहीं चल रही थी, बल्कि आपने एक नए प्रोजेक्ट के अगेंस्ट उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, फ्रेश चार्जेस। थ्योरी कहती है सब्जेक्ट एज प्रोवाइडेड इन एग्नेगर ए टू दिस चैप्टर प्रपोजल्स इफ एनी इन्वॉल्विंग फ्रेश चार्जेस शुड बी सबमिटेड बाय हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट। कौन सबमिट करेगा, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट सबमिट करेगा। किसको, एंड अदर एस्टिमेटिंग अथॉरिटीज टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कंसर्न नॉट लेटर दैन 15 अक्टूबर। कि 15 अक्टूबर से पहले जो डिपार्टमेंट का हेड है वो भेजेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसकी सुपीरियर पावर अथॉरिटी होती है, या जो उसका जो होता है उसका इदारा होता है, मेन मिनिस्ट्री होती है, तो उसके पास वो भेजेगा। डेट है इसके लिए 15 अक्टूबर की ईच ईयर
to permit the latter to undertake an examination of the proposal in their various aspects। मकसद ये होता है कि 15 अक्टूबर तक आप इसलिए इसको सबमिट कर दें, हालांकि जो मिनिस्ट्री की तरफ जाता है या अकाउंटेंट जनरल के पास जाता है ये केस, ये जनवरी के कहीं पीरियड में जाता है, लेकिन आपको 15 अक्टूबर में आपकी जो डिपार्टमेंट है उसको केस सबमिट कर देना चाहिए, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस पर स्क्रूटनी कर सके, इसको देख सके, इसको एग्जामिन कर सके। इट इज़ ओपन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन टू रिक्वायर हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट एट्सेट्रा टू सबमिट प्रपोजल। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है, उस जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स होती है जो आपको एडमिनिस्ट्रेट कर रही होती है, ओवरऑल उसके नीचे 3-4 और फर्दर सब डिवीजन्स होती हैं उसकी, तो उन पे उसका जो है वो एक अथॉरिटी होती है, वो किसी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कह सकती है कि वो अपना प्रपोजल सबमिट करवाएं। तो फॉर फ्रेश चार्जेस के लिए वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो उसकी सबॉर्डिनेट है उसको कहेगी कि आप फ्रेश चार्जेस की स्टेटमेंट लाएं इन द कोर्स ऑफ द ईयर विदाउट रिजर्विंग दैम फॉर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट एट द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ द बजट एस्टिमेट्स ऑफ द ensuing year, and also to require them to submit direct to other ministry division of the फेडरल गवर्नमेंट। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जिस डिवीजन जो होती है उसके पास ये पावर होती है कि डिपार्टमेंट के हेड को कहे, किसी वक्त भी वो कहती है कि न्यू आइटम स्टेटमेंट NIS, इसको कहते हैं न्यू आइटम स्टेटमेंट NIS, कि आप उस पर काम करें और आपने जो है अपनी ज़रूरियात जो हैं उनको सबमिट करवाएं, और डायरेक्ट मिनिस्ट्री को भेजना है या किसी और डिवीजन को भेजना है तो वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे सकती है। सच ऑफ द प्रपोजल फॉर फ्रेश चार्जेस एज रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड बाय द लेटर इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द प्रॉपर कंसिडरेशन ऑफ प्रपोजल फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कम्प्लीटेड बिफोर द 1 नवंबर ऑफ जो भी ईयर होगा। तो मकसद ये होता है कि आप जो 15 अक्टूबर की डेट दी गई है, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है वो जो उसकी सबॉर्डिनेट या जो उसकी फर्दर जो हैं उसके छोटे इदारे हैं उनसे वो जो स्टेटमेंट लेती है, उसका मकसद होता है कि वो जो 15 दिन उसको मिल जाते हैं उसमें वो स्क्रूटनी कर लेती है, देख लेती है कि इसके फ्यूचर में क्या प्रॉस्पेक्ट हैं और ये प्रोजेक्ट हमें अंडरटेक करना चाहिए या नहीं, इसके अगेंस्ट फंड लेने चाहिए कि नहीं, ये किस नेचर का है, हम कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, आया उससे इतना हमें कोई अफायदियत भी मिल रही है या नहीं। तो ये सारी की सारी जो डिसीजन होता है या पॉइंट ऑफ व्यू होता है या फोरकास्टिंग करनी होती है, ये जो हेड ऑफिस होता है वो कर रहा होता है। नेक्स्ट सेक्शन है नो स्कीम ऑफ फ्रेश चार्जेस विल बी इंक्लूडेड इन द बजट अनलेस इट इज़ कंप्लीट एंड फाइनली अप्रूव्ड। मकसद है कि आपने बजट के जो आपने एस्टिमेट भेजना होता है उसमें आपने ये चीज़ नहीं डालनी होती उस वक्त तक जितने तक आप इसकी न्यू आइटम स्टेटमेंट की अप्रूवल ना ले लें। जब अप्रूवल हो जाएगी तो उसमें उसको बजट में आप शामिल करेंगे, अदरवाइज उसकी न्यू आइटम स्टेटमेंट पे जो भी आपको चीज़ें चाहिए, जितने भी फंड चाहिए, वो बजट का एक पहले हिस्सा नहीं होंगे जब तक वो अप्रूव नहीं हो जाती। जब अप्रूव हो जाएंगी तो आप उसको बजट में, जब बजट आप मांग रहे होते हैं तो कंसिडर कर सकते हैं। इन सबमिटिंग प्रपोजल फॉर फ्रेश चार्जेस एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज एंड डिलेज इन सैंक्शनिंग प्रोसेस शुड बी always be borne in mind and not mere should be recommended for provision in the budget than is likely to be spent during the course of the financial year। तो ये सिर्फ नहीं है कि आप अपनी एक स्टेटमेंट भेज दें और उस पर इत्तेफाक कर लें कि इसके बजट में इसको कंसीडर कर लें, बल्कि आप ये देखें कि जो न्यू आइटम स्टेटमेंट है एक नई चीज़ है, उसके लिए आपको फर्दर डिस्कशन चाहिए होंगी, अप्रूवल के लिए आपको जो कई सारी उनकी रिक्वायरमेंट जस्टिफिकेशन वगैरह आपको देनी पड़ेंगी। तो जब वो देते करते सारे को है आंसर क्वेश्चन के जो सेशन चलते हैं, एक कम्युनिकेशन चल रही होती है, उसमें बड़ा टाइम लग जाता है। तो आप ये देख लें जब आपको फ़ंड चाहिए उससे आपने पहले अप्रूवल करवानी है ताकि बजट में उसको शामिल कर सकें। तो जो लेट होने का अमल है या जो कम्युनिकेशन का ये जो गैप है उसको आपने माइंड में कंसीडर करना होता है कि ये मैं कैसे मीट करूँगा। All the proposals for fresh charges should be referred to the financial advisor not later than November 25th of the each year। अब 1 नवंबर तक तो उन्होंने काम करना होता है। मिनिस्ट्री की जो हेड ऑफिस है, मेन मिनिस्ट्री भी हो सकती है या कोई और भी, वो मेन जो हेड डिपार्टमेंट होती है वो क्या करेगी 25th ऑफ ईच ईयर, कौन सी महीने की, नवंबर की 25 से के बाद लेट नहीं करेंगे, बल्कि उससे पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र को वो भेजेंगे। फाइनेंशियल एडवाइज़र कौन होता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक एक्सपर्ट रेप होता है जो एटलीस्ट 2021 ग्रेड का एक होता है,
आई थिंक 20 ग्रेड का होता है, और ये हर मिनिस्ट्री में अटैच किया जाता है ताकि उनके जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास रेफ़र करने के बजाय वो एक दरमियान में ब्रिज का काम कर रहा होता है। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होता है ये एक बड़ी इंटरमीडिएट अथॉरिटी होती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कम उसके पास पावर होती है, लेकिन होता वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पावर यूज़ कर रहा होता है। ऑर्डिनरी नो प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर दैट डेट, के बात यह है कि 25 नवंबर से पहले वो हेड ऑफिस जो है वो भेजेगा, अगर उसके बाद होगा वो उसके पास पावर है कि वो ना रिसीव करे। बट द फाइनेंशियल एडवाइजर विल एक्सरसाइज हिज डिस्क्रेशन इन एडमिटिंग प्रोविजन फॉर आइटम्स विच हैव नॉट बीन कंप्लीटेड थ्रू ऑल द रिक्विजिट सैंक्शनिंग प्रोसेस, कि जो सैंक्शनिंग प्रोसेस से अभी तक नहीं गुजरे थे उनको 25 नवंबर के बाद शामिल करने की भी अथॉरिटी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास है। वो ले सकता है, लेकिन अगर वो ना उसको शामिल करना चाहे तो उसके पास पावर है। दिस डज नॉट मीन द फाइनेंस डिवीजन विल प्रोवाइड for unforeseen items nor in general admit items into the budget in regard to which there is insufficient proof that expenditure will be undertaken in the following year। तो बजट में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ऐसे आइटम जो अभी अप्रूव नहीं हुए उसको इसलिए शामिल नहीं करेगी कि अभी तक कोई उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है उसने अपने देखना होता है कि आने वाले साल माली साल में हमने कितनी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं जो ऑफिसेज हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, और हमने उनकी रिक्वायरमेंट जो फाइनेंस की है वो पूरी करने के लिए हमने कौन कौन से टैक्स लगाने, कहाँ से कितना फंड जनरेट करना है ताकि उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है जब तक फाइनेंशियल एडवाइज़र के ऑफिस में या जो बाकी रिक्विजिट इंफॉर्मेशन है या जो प्रोसेसेस हैं वो नहीं हो जाते तब तक वो इसको आने वाले साल में शामिल नहीं कर सकते। नवंबर 25 हैज़ बिन फिक्स्ड एज द लेटेस्ट डेट फॉर रेफरिंग proposal to the financial advisor, but special efforts should be made by administrative divisions to ensure that schemes are prepared and submitted as early as possible so as to avoid rush of work during the last few days. Suitable instruction should accordingly be issued by the administrative division to all authorities subordinate to them। तो मकसद ये है कि 25 नवंबर का जो डेट दी गई है इसका मतलब ये नहीं है कि 24 से आप ऑनवर्ड जो है 2 दिन 24-25 को आप जो है केस सबमिट करना शुरू कर दें, उनके पास वर्कलोड बढ़ जाएगा। बल्कि NIS पे जब काम किसी मिनिस्ट्री का काम कंप्लीट हो जाता है तो वो अपना काम कंप्लीट करने के बाद वेल इन टाइम भेज दे ताकि जो फाइनेंशियल एडवाइज़र का जो ऑफिस है उसको इतना टाइम मिल सके वो काम अपना भी कर सके। नेक्स्ट सेक्शन है द फाइनेंशियल एडवाइज़र विल कंप्लीट द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल प्रपोजल्स एंड ट्रांसमिट। क्या करेगा फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जब ये केस आएगा तो रख के बैठ नहीं जाएगा, बल्कि वो ना ही सीधा फॉरवर्ड कर देगा बल्कि अपनी स्क्रूटनी करेगा, और उसके बाद उसके पास एक डेट दी गई होती है जो कि 20 जनवरी बाई दी 20th जनवरी ऑफ ईच ईयर फेयर कापीज़ ऑफ NIS। तो NIS जो फेयर कापी का मतलब ये है कि जितनी डिस्कशन जितनी उस पर कमेंट्स वगैरह चले वो नहीं आपने उस पर सारे भेज देने, बल्कि एक साफ़ सुथरी कापियाँ जो हैं उनकी निकाल के आपने वो भेजनी होती है किसको, ड्यूली वेरीफाइड टू दी अकाउंटेंट। ये वेरीफाई करने के बाद अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यूज़ एंड फाइनेंस डिवीजन बजट विंग, दो किस किस को भेजेगी, एक बजट विंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में और एक जो है अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान, टुगेदर विद एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएशन बिटवीन। तो साथ में वो एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे कि वेरिएशन इसकी वजह से किस किस चीज़ में आई, द बजट एस्टिमेट एंड रिवाइज एस्टिमेट फॉर द करंट ईयर, कि जो हमें पहले साल के अंदर बजट एस्टिमेट मिला था वो इतना मिला था, रिवाइज एस्टिमेट में मजीद हमें इतने फंड मिले थे, अब ये पोजीशन है, और न्यू आइटम स्टेटमेंट ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, द बजट एस्टिमेट्स फॉर द करंट ईयर एंड द एडमिटेड पार्ट 2 एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। एडमिटेड पार्ट 2 का मतलब है कि जो आने वाले साल में वो अप्रूवल आपको मिल चुकी है कि आने वाले साल में जो ये आपको फंड जो फिक्स होते हैं जिनमें चेंज कम ही आई होती है तो वो साथ लगा के भेज देते हैं। तो वो सारी डिटेल बताई जाती है कि बजट जो पार्ट 2 है नेक्स्ट ईयर के लिए जो एस्टिमेट्स हैं वो भी, और जो बजट एस्टिमेट करंट ईयर का है ये सारी डिटेल भेज दी जाती है। तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा इंशाल्लाह, और इसको कंटिन्यू करें। ये साथ में अभी हमारे पास जितने ये फ्रेश 2 टॉपिक रहते हैं, एक एप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन एंड सप्लीमेंट्री ग्रांट्स है, और इसके बाद है स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑडिट पर्पस। उस पर भी मैं एक लेक्चर समरी का भी बनाऊंगा,
लेकिन ये अप्रोप्रिएशन री अप्रोप्रिएशन वाला भी एक हम समरी भी बनाएंगे, लेकिन इसकी डिटेल में सारी जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स होते हैं वो सारा हम पढ़ेंगे कि ओवरऑल इनका है क्या, फ़ंड कितने होते हैं, किस तरह के मिलते हैं, कैसे उनको एडजस्ट किया जाता है विद इन जो डिपार्टमेंट्स, अगर कहीं फ़ंड की कमी कोताही होती है तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है। ये सारे हम डिटेल में इंशाल्लाह करते जाएंगे और जल्दी ही इन दोनों टॉपिक को भी कवर करके हम जो है सिलेबस को अल्टीमेटली एंड करेंगे। और उसके बाद आंसर क्वेश्चन का सेशन हो जाएगा कि डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन जो मुख्तलिफ हैं ऑथेंटिक किस्म के क्वेश्चन, उनको हम एड्रेस किया करेंगे, उन पे भी एक लेक्चर हमारे बनते जाएंगे। चैनल बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।